भैया क्या कह रहे हो? क्या कह रहा है? अभी बस अभी बात ही करते हैं। ऐसी क्या ही चिंता करी तूने? हाँ जी भाई। चल बताओ साहब। सभी को नमस्कार। सभी को राम राम। राधे राधे। और बताओ तुम्हारे हाल चाल बढ़िया? हाल चाल बेकार चल रहे हैं? चल तू बता क्या कारण। हाँ तो तुम मेरे को बता। हाँ। किस किस को? हाथ नीचे कर लो। और बस यही बात है? ठीक है ना? बस यही बात है ना? और कोई बात तो नहीं है? ठीक है। आज तो कर लोगे मैनेज? तो आज मेरे को भी तो बात करनी पड़ेगी ना? ठीक है ना? अच्छा, कारण रीजन? क्या कह रहा है? अच्छा। कोई बड़ी बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। तो तुम यूं मान रहे हो मेरे को ज्योग्राफी नहीं आती? ए टाइम नहीं है, बस सबसे बड़ी कमी वही है। टाइम होना तो सब कुछ ही कर दे। क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद क्या है, वो बैच बनेगा, तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो बैच बनेगा शाम का, तो तुम्हारा वो हिस्ट्री की क्लास शुरू हो जाएगी 12 से। नहीं, अभी एक बार 12 से 1, ध्यान रखना, फिर 2 कर देंगे उसको। एक बार स्टार्टिंग में 12 से 1, तो वो हिस्ट्री क्लास और शुरू हो जाएगी तुम्हारे। समझ गए? चलिए साहब, कर देंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट और कर दूंगा फिर बीच में, नहीं तो फिर वो तो है ही। ठीक है ना? मेरे साथ एक पढ़ाते हैं मनोज सर। अरे तो तुम, मैं बैठा हूं भाई, बैच तुम आए किसके पीछे? बस तो चिंता किसको है? बस तुम्हें रत्ती भरी परवाह नहीं करनी किसी भी चीज की। तुम तो ये कहना कि इस सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है, भले ही चाहे दोबारा पढ़वाना पड़े। अपने को किसी से कोई लाग लगाव नहीं है भैया। अपने को सीधी बात ये है कि तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए, बाकी बाढ़ में जाए। क्यों? क्योंकि आज तुम बैठे हो मानो 150, कल 1500 कब बैठोगे? जब तुम बाहर जाके ये कहोगे कि बहुत बढ़िया से पढ़ाया। व्यापार है भैया, कुल मिलाकर सीधी बात है।
मैं कोई वो नहीं कहता कि वो सब कहते होंगे शिक्षा और फलाना, वो अपन आध्यात्मिक बातें बिल्कुल नहीं करते। व्यापार है साहब, ध्यान रखना, ग्राहक की संतुष्टि प्रमुख केंद्र है। आई बात, कहीं भी चले जाओ, वो नियम है संसार का। किसी शॉप पर भी आप बैठे और अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं है आपसे, तो धीरे धीरे आपके ग्राहक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं कल ही बात कर लेता हूं। आई बात समझ में, ठीक है ना। वो वाली बात नहीं थी। देखो राठौड़ सर वो 2-3 टॉपिक जो उनको बताए गए ना, वो 100% पढ़ाएंगे। हाँ, उनके अलावा जो टॉपिक्स हैं उनमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मनोज सर को बोल देता हूँ कि भैया आप टाइम निकालो और उसको मैनेज करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। यही बात, तुम लोग बढ़िया पढ़ाई करो, तुम्हें कोई दिक्कत आए तो बता देना भाई इस सब्जेक्ट में, ठीक है ना। जिसमें हाँ, जिसमें मुझे ही लगेगा कि तुम गलत कह रहे हो, अब जैसे तुम कहो आईसीटी, तो मैं मानूंगा नहीं। प्रभात सर बहुत बढ़िया मेहनत करते हैं आईसीटी में, मैं मानूंगा ही नहीं। अशोक पारिक सर साइकोलॉजी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मैं मानूंगा ही नहीं। मंगल सर टीचिंग मेथड बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। भादु सर आपके मैनेजमेंट बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो यहाँ मानने वाली बात नहीं है। यही बात समझ में, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका समाधान कल कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अवनद वाद्यंत्र पढ़ रहे थे भैया, लगभग आज अपने को ये चैप्टर एंड ही करना है, ठीक है ना। तो देखो आप लोग, कल जहां तक अपन ने पढ़ा था वो मेरे हिसाब से शायद मांडल था, छठामक, हाँ वो वाला एक पोर्शन और हो गया था अपना, है ना। अब देखो इधर एक अपने पास में आता है डमरू, एक क्या होता है, डेरू। अब सुनना एक बार, तो सबसे पहले इनको तो अपन समझेंगे जो समझेंगे ही, लेकिन एक चीज यहां पर मैं आपको और बता देता हूं, इधर देख लेना आप लोग, ठीक है ना। ये अपने पास में एक कैटेगरी हो गई। अगर मैं बात करूं कि भैया सबसे छोटा जो वाद्यंत्र होता है वो होता है डुगडुगी। क्या बोलते हैं उसको, एक छोटा सा वाद्यंत्र होता है जिसको अपन बोलते हैं डुगडुगी। डुगडुगी को बड़ा कर दोगे तो बन जाएगा डमरू। क्या बन जाएगा, अरे डुगडुगी को बड़ा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डमरू को बड़ा कर दोगे तो डेरू। बोलो क्या बन जाएगा, तो डमरू को बड़ा कर दोगे तो डेरू, डेरू को बड़ा कर दोगे तो बन जाएगी ढाक। बोलो क्या बन जाएगी, ढाक। ये 4 चीज याद रख सकते हैं ना। मतलब ये धीरे धीरे बड़े होते चले गए। डुगडुगी डमरू से भी क्या होता है, छोटा होता है। ये क्या नजर आ रहा है, डमरू आ रहा है, इसको और बड़ा करोगे क्या हो जाएगा, डेरू, डेरू को और बड़ा करोगे क्या हो जाएगा, ढाक। तो ये चारों वाद्यंत्र अपने क्या हो जाएंगे, ये अवनद वाद्यंत्र की कैटेगरी में आएंगे। यूं भी याद रखोगे तो अपने को आराम से पता लग जाएगा। अब डमरू के बारे में तो खैर मैं क्या ही एक्सप्लेन करूंगा भैया, मुझे इतना सा पता है डमरू के बारे में तो मुख्य रूप से कि एक तो ये आपके ऐसा मानते हैं विश्व का प्राचीन वाद्यंत्र है, पूरे विश्व का ही क्या माना जाएगा, प्राचीन वाद्यंत्र है। क्यों मान रहे हैं भैया, क्योंकि ये भगवान शिव का वाद्यंत्र है ना। अरे भैया ये किसका वाद्यंत्र है भैया, तो ये तो भगवान शिव बजाया करते थे, तो ये ध्यान रखना ये भगवान शिव का वाद्यंत्र है। ये भी अच्छे से याद रख लेना कि ये भगवान शिव का वाद्यंत्र है। और आपको पता होना चाहिए कि भैया वर्तमान में और मदारी, मदारी खेल दिखाते समय, मदारी खेल दिखाते समय और क्या बजाता है बताइए, तो मदारी खेल दिखाते समय डमरू बजाता है। आई बात समझ में, तो ये ध्यान रख लेना, मदारी खेल दिखाते समय डमरू बजाता है। आजकल के तो और बच्चों का फेवरेट वाद्यंत्र हो गया ये, वो नहीं आता कि कालू मदारी आया साथ में अपना भालू लाया, तो वो क्या बजाता है भैया, डमरू। पोयम सुनी होगी ना बच्चों की, ये ध्यान रखना, वो साथ में क्या बजाता है भैया, डमरू। तो इसमें कुछ याद करने की बात तो है नहीं, ये तो अपन तीनों ही बातें जानते हैं, आई बात समझ में। लेकिन जो याद करने की बात है वो क्या है, आपके डेरू। अब डेरू के बारे में इधर सुन लेना कि डेरू वाद्यंत्र क्या होता है भैया। सबसे पहली बात मेरे को यहां पर बताना पड़ेगा कि ये आपके डमरू का बड़ा रूप होता है। बोलो क्या लिखेंगे, तो ये आपके डमरू का बड़ा रूप हो जाएगा भैया डेरू। समझ गए, यहां पर ये याद रख लेना। अगर मैं यहां पर एक चीज नोट करूं तो वो अभी जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो डमरू है, इस डमरू का छोटा रूप, इस डमरू का छोटा रूप, तो डमरू का छोटा रूप क्या कहलाएगा, तो डमरू का छोटा रूप कहलाएगा डुगडुगी। बोलो क्या कहलाएगा भैया, तो डमरू का छोटा रूप कहलाएगा आपके डुगडुगी, और डमरू का बड़ा रूप क्या हो जाएगा भैया, डेरू। और ये जो डेरू है ना, ये आपके किसके बजाया जाता है भैया, गोगा जी के बजाते हैं। बोलो किसके बजाते हैं, गोगा जी और भैरू जी। गोगा जी के अलावा भैरू जी के भी बजता है, एवं माता जी। ये ध्यान रखना, गोगा जी, भैरू जी और माता जी के भजन गाते समय, ये ध्यान रखना,
के भजनों में बजाया जाता है। ठीक है ना, तो ये जरूर याद रखना कि भजनों में बजाया जाता है। अब ये जो डेरू वाद्य यंत्र है, इस डेरू वाद्य यंत्र का अगर अपन देखें कि प्रमुख क्षेत्र क्या है, भाई कहां पर ये बजेगा, तो मुख्य रूप से इसका प्रयोग आपके किया जाता है प्रमुख क्षेत्र, एक तो आपके चूरू, कहां करते हैं भैया, चूरू के अलावा नागौर, बोलो कहां करते हैं, चूरू, नागौर और हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर, इन क्षेत्रों में आपके ये ज्यादा बजाया जाता है। क्योंकि मैंने कहा ना कि ये गोगा जी के बसता है, तो ये गोगा जी वाला एरिया ही हो गया भैया, ये याद रखना आप लोग। तो इस क्षेत्र में आपके डेरू वाद्य यंत्र ज्यादा बजेगा। समझ गए बात को। संरचना अपने को साफ साफ नजर आ रही है कि लकड़ी के खोल पर अपन ने क्या कर दिया भैया, खाल चढ़ा दी। ध्यान रख लेना, इसमें एक डोरी बांधी जाती है, ये तो कॉमन सेंस है। फिर इसमें एक डोरी बांधी जाती है जिसके दोनों किनारों पर क्या होते हैं भैया, पत्थर के टुकड़े होते हैं। दोनों किनारों पर क्या होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं। इसे कलाई के माध्यम से बजाया जाता है। किसके माध्यम से, ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। अगर मैं डमरू के बारे में बात करूं तो डमरू जो होता है वो कलाई के माध्यम से वादन होता है। किसके माध्यम से होगा भैया, कलाई के माध्यम से वादन होता है। कभी ना कभी हमने बचपन में तो डमरू बजाया होगा भैया, घर वाले ला करके दे दिए थे भाई। अब क्या ध्यान रखना, ये कलाई से ही तो बजेगा, आई बात समझ में। तो इसे कलाई के माध्यम से बजाया जाता है। और ये दोनों पत्थर के टुकड़े जो हैं, जो डोरी से बंधे हुए हैं, ये जाकर के जानवर की खाल के टकराते हैं, तब ध्वनि उत्पन्न होती है। समझ में आ गई बात यहाँ पर। अब इधर आ जाओ डेरू, ये डेरू वाद्य यंत्र हो जाएगा भैया। इस डेरू वाद्य यंत्र को क्या किया जाता है, ऐसा कहते हैं कि इसे और बाएं हाथ से पकड़ करके और डंडी की सहायता से लकड़ी से बजाया जाता है। समझ में आ गई बात। वही बात है, डमरू का रूप है, दोनों तरफ क्या चढ़ी होती है, खाल होती है, ये ध्यान रख लेना। और ऐसा कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाद्य यंत्र बजेगा कैसे, बाएं हाथ से पकड़कर, बाएं हाथ से पकड़कर दाएं हाथ से डंडी के माध्यम से, किसके माध्यम से, तो ये आपके डंडी के माध्यम से बजाया जाता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रख लेना, डंडी के माध्यम से बजाया जाता है। समझ में आ गई बात। और अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि इन सब में सबसे बड़ी फॉर्मेशन क्या है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा इन सब में आपके, बोलो क्या, अभी अभी तो मैंने बोला सबसे बड़ा क्या होता है इनमें, बताओ, ढाक। बोलो क्या हो जाएगा। तो इन सब में जो सबसे बड़ा है वो है आपके कौन सा वाद्य यंत्र, तो वो आपके हो जाएगी ढाक। समझ में आ गई बात यहाँ पर। अगर इन सब में मैं बात करता हूं कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो इन सब में अगर सबसे बड़ा है तो वो है आपके ढाक। समझ गए मेरी बात को। तो ये चीज आप लोग अच्छे से याद रख लेना कि ये सबसे बड़ा हो जाएगा अपने क्या, ढाक। तो ये ढाक अपने सबसे बड़ा वाद्य यंत्र माना जाता है। अब इधर देखो, ये जो ढाक है, मैंने कहा कि ये भैया डेरू से भी बड़ा होता है, डेरू से बड़ा होता है। सबसे पहले तो आप यही याद रख लेना कि जो डेरू वाद्य यंत्र है वो डेरू वाद्य यंत्र से बड़ा होता है। और दूसरी बात, बजाएगा कौन भैया, गुर्जर जाति। कौन सी जाति, ध्यान रखना। और गुर्जर जाति ऐसा कहते हैं गोठा गाते समय, गोठा ध्यान रखना, क्या गाते समय, गोठ या गोठा अपन बोलते हैं, तो ये ध्यान रख लेना, गोठ या गोठा गाते समय, गुर्जर जाति गोठा गाते समय। और क्या करती है भैया, इसे पैरों के बीच में रखकर बजाती है। आई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना, पैरों के बीच रखकर बजाती है। ये चीज अपने को पता होनी चाहिए कि इसे पैरों में बीच रखकर बजाती है। समझ गए, ये चीज जरूर याद रख लेना। ये फंसा देगा अपने को ढाक के अंदर कि गुर्जर जाति पैरों के बीच में रखकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाएगी भैया, ढाक। कब बजाएगी, गोठ या गोठा गाते समय। गोठ भी बोल सकते हैं, गोठा भी बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात। और जब गुर्जर जाति बजा रही है तो आप खुद ही बताओ ना, इसका प्रमुख क्षेत्र क्या होगा भैया। मेरे हिसाब से एक तो टोंक होगा कि नहीं होगा, टोंक, भीलवाड़ा, टोंक के अलावा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अलावा बूंदी, और बूंदी के अलावा कोटा, बूंदी के अलावा ये क्षेत्र ज्यादा, इन क्षेत्रों में ज्यादा बसता है ये। समझ में आ गई बात यहाँ पर। तो ये चीज भी अच्छे से याद रख लेना। पूरी चारों चीजें मैंने आपको बता दी, कोई दिक्कत इसके अंदर, तो ये याद रखना, ठीक है ना भाई। पहले डमरू, डमरू से बड़ा क्या डेरू, डेरू से बड़ी क्या ढाक। डुगडुगी पूछता नहीं है, और पूछता नहीं है तो छोड़ो, फिर क्या मतलब है भैया, इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना। ये तो भगवान शिव का वाद्य यंत्र दुनिया जानती है। याद अपने को इधर करना है। और इधर भी भैया मोस्ट इंपोर्टेंट, ये गोगा जी, गोगा जी के भक्तों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है,
अरे बोलो गोगा जी के भक्तों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र? तो गोगा जी के भक्त जो वाद्य यंत्र बजाते हैं ना, उसका नाम है डेरू। समझ गए मेरी बात को? एक चीज। दूसरी बात, ये क्षेत्र जरूर याद रख लेना, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। आई बात समझ में? और गुर्जर जाति गोठा गाते समय क्या बजाएगी बताओ? समझ गए बात को? ये कुछ चीजें हैं जिन पर मैंने इंपोर्टेंट लगा दिया, ये 100% याद होनी चाहिए। कोई दिक्कत? फटाफट से नोट कर दीजिए इसको।
गोठा मतलब एक तरीके से भजन ही होते हैं। हाँ जी, लिख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो ढाक मैंने वही आपको समझा दिया था, क्योंकि भैया मेन मुद्दा वो वहीं का है। ठीक है ना। तो इधर अपन देख लेते हैं। इधर अपने पास में एक वाद्य यंत्र आ जाएगा जिसका नाम अपन ने लिखा था कुंडी। कौन सा वाद्य यंत्र आ जाएगा? तो ये ध्यान रखना, इधर अपन बात कर लेते हैं। तो एक वाद्य यंत्र अपने पास में आ जाएगा और वो आपके हो जाएगा कौन सा? कुंडी। चलिए साहब, इस कुंडी के बारे में भी अपन यहां पर बात कर लेंगे। इधर देखिएगा आप लोग, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कोई विशेष बात ज्यादा इसमें बनती नहीं है। जैसे इधर देखो, ये मैंने यहां पर लिख दिया कि ये तो क्या हो गई भैया? जानवर की खाल। बोलो ये क्या हो जाएगी आपके? ये तो आपके जैसे जानवर की खाल हो गई। ठीक है ना। और ये नीचे क्या होता है? नीचे एक प्यालेदार संरचना बनी हुई होती है। ये प्यालेदार संरचना होती है। आई बात समझ में? तो ये प्यालेदार संरचना हो जाएगी। तो भैया जैसे अगर अपन बात करते हैं कि नीचे ये तो प्यालेदार संरचना हो गई और ऊपर अपन ने क्या कर दिया भैया? ऊपर अपन ने जानवर की खाल चढ़ा दी। ये वाद्यंत्र आपके क्या बन गया? तो ये वाद्यंत्र आपके कुंडी बन गया। और ये जो कुंडी है इसे किसके माध्यम से बजाएंगे? इसे हम डंडियों के माध्यम से बजाते हैं। समझ में आ गई बात यहां पर? तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना कि भाई इसकी थोड़ी सी अगर डेफिनेशन अगर अपन देखें कि ये आपके क्या हो जाएगी भैया? मिट्टी से निर्मित। किससे बनी हुई होती है ये आपके? तो ये ध्यान रखना, ये मिट्टी से निर्मित प्यालेदार संरचना, मिट्टी से निर्मित प्याले नुमा कह सकता हूं मैं कि मिट्टी से निर्मित प्याले नुमा संरचना होती है नीचे तो। और ऊपर क्या करते हैं? इसके ऊपर बकरे की खाल चढ़ाते हैं। बोलो क्या करेंगे भैया? इसके ऊपर बकरे की खाल चढ़ा दी जाती है। और इसको जो बजाया जाता है वो किन के माध्यम से बजाएंगे? डंडियों के माध्यम से इसको बजाया जाता है। समझ में आ गई बात यहां पर? तो ये चीज ध्यान रखना, डंडियों के माध्यम से और इसका वादन होता है। ठीक है। अब वादन करता कौन है ये याद रखना है भैया। तो वादन कौन करेगा? एक तो सिरोही में गरासिया। सिरोही में तो कौन करेंगे? तो ये ध्यान रखना, सिरोही में गरासिया। सिरोही में तो कौन? गरासिया। और इधर देखो आप लोग, मेवाड़ में जोगी। मेवाड़ में कौन? और मेवाड़ में जोगियों द्वारा इसका क्या किया जाएगा भैया? वादन किया जाएगा। सिरोही में तो गरासिया एवं मेवाड़ में जोगियों द्वारा वादन किया जाएगा। मतलब मैं सीधी बात अगर करूं तो गरासिया और जोगी इसको बजाते हैं। समझ गए? यहां पर इतनी सी बात अपने को याद रखनी है। और इसके बारे में ये कहते हैं कि ये जो है इसके साथ में क्या बजती है भैया? मांदल एवं थाली। आई बात समझ में? मांदल एवं थाली साथ में बजाई जाती है। समझ में आ गई बात यहां पर? ये दो तीन बातें मैंने आपको बताई है और इन दो तीन बातों के साथ में कौन सा वाद्य यंत्र समाप्त हो जाता है? तो बताओ, कुंडी की संरचना समझ में आ गई। पहली बात, गरासी और जोगी बजाएंगे, साथ में क्या बजेगी? मांदल और थाली। अब इधर आ जाओ, माठ। माठ में आपको एक चीज तो नजर आ रही होगी, मुझे तो नजर आ रही है। ये देखो इधर, ये दोनों क्या हैं आपके? मिट्टी के मटके। आई बात समझ में? तो ये माठ अगर मैं बात करूं तो ये आपके मिट्टी के मटके हैं। और इन मिट्टी के मटकों के ऊपर अगर अपन देखें कि ये जो आपके मिट्टी के मटके हैं, इन मिट्टी के मटकों पर हमने क्या किया? जानवर की खाल चढ़ा दी। बोलो, मिट्टी के मटके पर हमने क्या किया? तो भैया जानवर की खाल चढ़ा दी। और मिट्टी के मटकों पर जानवर की खाल चढ़ाकर बनाया गया वाद्य यंत्र क्या कहलाएगा? माठ कहलाता है। ये चीज तो समझ में आ गई? अरे बोलो, कोई दिक्कत? तो यही याद रखना, ये भी प्रश्न बन सकता है भैया। अपने से कल को पूछे कि मिट्टी के मटकों पर क्या किया जाएगा? जानवर की खाल। अब वो कोई भी हो सकता है, बकरे की खाल चढ़ा दो, ध्यान रख लेना। तो जानवर की खाल चढ़ाकर मिट्टी के मटके पर जानवर की खाल चढ़ाकर बनाया गया वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा भैया? माठ हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इधर ध्यान से सुनना, अगर ये खाल हटा करके और इसकी जगह कांसे की थाली रख दूं ना तो वाद्य यंत्र हो जाएगा भरनी। कौन सा हो जाएगा?
आगे बताऊंगा भरनी वाद्य यंत्र। ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, मिट्टी के मटके के ऊपर कांसे की थाली रखनी है, क्या बन जाएगा, भरनी। और थाली की वजह से अवनद या घन, घन। और यहां पर क्या हो रहा है, ये अवनद, ध्यान रखना, समझ गए। चलिए साहब, अब इसमें भी यूं कहते हैं कि इसके दो भाग होते हैं भैया। ये भाग तो कहलाता है इसका जैसे नर, क्या कहलाता है, नर। और ये भाग क्या कहलाएगा, तो ये भाग इसके अंदर मादा कहलाएगा, ये भी याद रख लेना। और दूसरी बात, सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई बनता है तो माट किसके बसता है, पाबूजी के। किसके बसता है, अरे पाबूजी को एक जाति मानती है, थोरी जाति। कौन सी, थोरी जाति। ये 7 भाई थे थोरी। गुजरात में एक शासक था आना बघेला, वो आना बघेला इनको मारना चाहता था। उस आना बघेला ने पहले ही कह दिया था, सातों को मारूंगा, सातों को एक साथ मारूंगा बोले। तब ध्यान रखना साहब, ये सातों के सातों भाग करके और अपने इधर आ गए मारवाड़ में। बाबूजी ने इनको शेल्टर मतलब की शरण दी थी। बाबूजी इनका, मैं बैठा हूं, तुम काहे को चिंता करते हो। तब से थोड़ी जाति कहती है कि बाबूजी रो एहसान है साहब, बाबूजी नहीं होता तो हम कहीं हो तो मन ध्यान को नहीं, मतलब बाबूजी नहीं होते तो हमारा क्या होता, हमें नहीं पता है। आज हम अगर जीवित हैं, आज हमारी जाति और चल रही है, तो किसके पीछे चल रही है, इसलिए हम बाबूजी का गुणगान करेंगे, ध्यान रखना। और वो बाबूजी की लोक गाथा गाते हैं जिसे पवाड़े बोलते हैं। क्या गाते हैं, लोक गाथा गाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पवाड़े। मतलब कि पवाड़े क्या है, लोक गाथा, लोकगीत नहीं है। पवाड़े क्या है भैया, लोक गाथा है। लाइब्रेरियन के पेपर में तो यही प्रश्न आया था और धज्जियां उड़ गई थी अच्छे अच्छों की। आई बात समझ में, तो ये ध्यान रखना, मेरी बात सुनो। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से एक एक चीज को नोटिस करना। बाबूजी के थोरी जाति के, कौन सी जाति, तो बाबूजी के थोरी जाति के भक्तों द्वारा, बाबूजी के थोरी जाति के भक्तों द्वारा कौन से वाद्य यंत्र, माठ, बोलो कौन से, माठ वाद्य यंत्र के साथ, माठ वाद्य यंत्र के साथ किसका गुणगान किया जाता है, बाबूजी की लोक गाथा। ध्यान रखना, किसका गुणगान किया जाएगा, तो बाबूजी की लोक गाथा का गुणगान किया जाता है, बाबूजी की लोक गाथा का गुणगान किया जाता है। और ये जो बाबूजी की लोक गाथा का गुणगान किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, बाबूजी की लोक गाथा का गुणगान किया जाता है, जिसे पवाड़े कहते हैं। बोलो क्या बोलेंगे भैया, जिसे पवाड़े कहते हैं। समझ गए क्या मेरी बात को, तो ये याद रख लेना। मतलब अगर मैं यहां पर एक चीज मेंशन करूं तो नोट लगा करके कि भैया पवाड़े क्या है, तो पवाड़े राजस्थान की लोक गाथा है। बोलो पवाड़े क्या है, राजस्थान की लोक गाथा है। अरे उस लोक गाथा को ही तो गा रहे हैं ना, तो बस, तो उस लोक गाथा को क्या बोलते हैं, पवाड़े बोलते हैं। समझ गए क्या पूरी बात, यहां पर कोई दिक्कत इसके अंदर, तो इन दोनों को भी नोट कर दीजिए।
लिख लिए क्या? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए कुंडी और माट। अब देखो एक वाद्यंत्र आता है अपने पास में, कौन सा? चंग। और चंग के बगल में ही क्या लिखा हुआ है? खंजरी। अब इधर देखना इसके बारे में भी, इसको भी मैं यहां पर 3 कैटेगरी में डाल देता हूं, आप लोग इधर समझिएगा। जैसे देखो सबसे छोटा अगर हम देखें तो सबसे छोटा अपने पास में क्या आ जाएगा? खंजरी। ये खंजरी होती है सबसे छोटी। खंजरी से बड़ा रूप लोगे तो हो जाएगा आपके ढप। बोलो क्या हो जाएगा? और ढप से ऊपर जाओगे तो क्या आ जाएगा? चंग। बोलो क्या हो जाएगा? चंग। तो ये चीज आप लोग थोड़ा याद रख लेना। ये 3 आपके वाद्यंत्र होते हैं। बताओ इनमें सबसे छोटा क्या है भैया? खंजरी। खंजरी को बड़ा करोगे तो ढप, और ढप को बड़ा करोगे तो चलो चंग के बारे में ही बात कर लेते हैं। मुझे तो साफ नजर आ रहा है भैया, ये एक लकड़ी का गोल घेरा है। आपको भी नजर आ रहा है क्या? ध्यान रखना, ये चंगी तो बजा रहा है ये। तो ये ध्यान रखना, यहां पर सीधी से अगर मैं बात करता हूं तो ये चंग क्या हो जाएगा? ये चंग आपके लकड़ी का एक गोल घेरा है। इतना याद रख लेना कि लकड़ी के गोल घेरे पर, लकड़ी के गोल घेरे पर बकरे की खाल चढ़ा करके, ध्यान रखना, बकरे की खाल चढ़ाकर बनाया गया वाद्ययंत्र। तो बकरे की खाल चढ़ाकर बनाया गया वाद्ययंत्र आपके बताइए क्या हो जाएगा? तो ये आपके चंग हो जाएगा। लकड़ी के गोल घेरे पर बकरे की खाल चढ़ाकर बनाया गया वाद्ययंत्र। वाद्ययंत्र जो एक तरफ से खोखला होता है, जो एक तरफ से क्या होता है भैया? जो एक तरफ से खोखला होता है। इधर से खोखला है ना, उधर खाल चढ़ी हुई है, तो ये ध्यान रखना जो एक तरफ से खोखला होता है वो आपके क्या कहलाएगा? तो वो आपके चंग कहलाएगा। आई बात समझ में? गले में डाल करके और इसे हाथ के माध्यम से बजा रहे हैं। वैसे तो इसको मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र में बजाते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी चंग की बात आ जाए क्या उत्तर जाएगा? ध्यान रखना। और शेखावाटी में कब बजाया जाएगा? होली पर। बोलो कब बजाया जाएगा? तो शेखावाटी में होली पर बजाया जाएगा। ध्यान रखना। और इसको बजाते समय इसमें एक चाल बजाते हैं, कहरवा। ध्यान रखना, कहरवा चाल का इसमें क्या किया जाता है? वादन किया जाता है। मतलब ये म्यूजिक की बात है। इसको बजाते समय कौन सी चाल काम में लेते हैं भैया? कहरवा चाल काम में लेते हैं। चलो तो फिर मुझे बताओ, देखें अभी अभी अपन ने बात करी चंग का छोटा रूप। चंग का छोटा रूप बोला मैंने यहां पर, ध्यान रखना। चंग का छोटा रूप, और थोड़ा सा याद करना, जिसे बसंत पंचमी पर, ध्यान रखना, जिसे बसंत पंचमी पर शेखावाटी में बजाया जाता है। बताओ क्या हो जाएगा? तो बसंत पंचमी पर शेखावाटी में बजाया जाता है। बताइए क्या हो जाएगा? तो आपके हो जाएगा ढप। बोलो क्या हो जाएगा? तो वो आपके हो जाएगा शेखावाटी में बजाते हैं आपके ढप। समझ में आ गई बात? यहां पर समझ गए? और दूसरी बात इधर एक और देखना, ये ढप एक जगह और आया था। बताओ कहां पर? लगाओ दिमाग। ढप एक जगह और आया था, टोंक। टोंक में याद करो, चार बेंत याद आया क्या? चार बेंत लोकनाट्य में भी बजाया जाता है। आई बात समझ में? चार बेंत लोकनाट्य में भी क्या बजाते हैं भैया? ढप बजाते हैं। लिखवाया था क्या वहां पे? तो ये दोनों चीजें याद रखना। समझ गए मेरी बात को? चलिए साहब, तो ये चंग की बात हो गई। फिर अपन बात करते हैं खंजरी। ध्यान रखना, आप खंजरी के बारे में क्या आ जाएगा? ये खंजरी की एक बात फिक्स है कि ये किससे बनी हुई होती है? आम की लकड़ी से। बोलो किसकी बनी हुई होती है? आम वृक्ष जो होता है ना, तो आम की लकड़ी से ये आपके निर्मित होती है। ये ध्यान रखना। और दूसरी बात, इसको क्या मैं यूं लिख सकता हूं? चंग का सबसे छोटा रूप। अरे लिख सकता हूं क्या? चंग का सबसे छोटा रूप, सबसे छोटा रूप आपके क्या कहलाता है बताओ? तो वो आपके अब इधर देखना, ये खंजरी है, ऊपर तो जानवर की खाल है। तो जानवर की खाल है, तो यहां से तो ये क्या हो गया? अवनद। बोलो यहां से तो क्या हो गया? और इधर देखो, ये इसके यहाँ पर वो धातु की झल्लरियां लगी हुई हैं। तो जब आप यहाँ पर चोट मारेंगे तो ये झल्लरियां आपस में टकराएंगी क्या? जो ये धातु की हैं, तो यहां से ये क्या हो गया? तो बस ये भी अपने को याद रखना पड़ेगा
अवनद एवं घन दोनों श्रेणी का वाद्य यंत्र। आई बात समझ में? अवनद एवं घन दोनों श्रेणी का वाद्य यंत्र। समझ गए मेरी बात को? ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन गुरुजी कल को एक ही पूछे तो फिर अवनद डालना। मैन क्या माना जाएगा? वो तो बाद में अपन ने डाली है भैया, मैन तो नहीं तो अवनद ही है ये। समझ गए? और ये खंजरी वाद्य यंत्र बजाएगा कौन? अरे भैया आप लोग याद करो, कालबेलिया जाति। तो ये ध्यान रखना, कालबेलिया जाति एवं नाथपंथी साधुओं द्वारा, नाथपंथी साधुओं द्वारा बजाया जाता है। नाथपंथी साधुओं द्वारा, और इसका क्या किया जाएगा? वादन किया जाएगा। समझ गए बात को? तो ये खंजरी हो गई। चंग, चंग का छोटा रूप क्या है यहाँ पर? खंजरी। और इधर देखो एक क्या आ जाएगा? घेरा। बोलो क्या हो जाएगा? ये घेरा आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। इसमें भी क्या करना? जानवर की खाल। ये पूरा प्रॉपर अपने पास में नहीं था ये बना हुआ, तो मैंने इसकी ऐसी इमेज ले ली। ये ध्यान रखना, मतलब इसके इधर क्या होगी भैया? ये आपके लकड़ी का गोल घेरा है। आई बात समझ में? ये इसी तरह का क्या है? आपके लकड़ी का गोल घेरा है, ध्यान रख लेना। समझ गए बात को? अब इसके ऊपर अपन ने क्या किया? तो सबसे पहली बात, ये जानवर की खाल चढ़ा दी। अब सुनो, मतलब कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो ये किसके समान होता है? चंग या ढप, चंग या फिर ढप के समान होता है, सबसे पहली बात। लेकिन इसकी खास बात पता है क्या है? ये भैया इसकी संरचना कैसी होती है? अष्टभुजाकार। नजर आ रही है क्या आपको? ये ध्यान रखना, अष्टभुजाकार संरचना होती है। आई बात समझ में? कैसी संरचना होती है बताओ? अष्टभुजाकार। और कब बजाते हैं? होली पर बजाते हैं। बोलो कब बजाएंगे? होली पर वादन किया जाता है। और ध्यान रखना, इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसका प्रमुख क्षेत्र हो जाएगा आपके मेवाड़। बोलो कौन सा हो जाएगा? इसका प्रमुख क्षेत्र आपके मेवाड़ हो जाएगा। ठीक है ना? ये तो जानवर की खाल चढ़ा दी आपने, और ये आपके लकड़ी का ही होता है इधर का भाग। समझ गए? तो ये ध्यान रख लेना अच्छे से कि भैया लकड़ी के घेरे पर, और वही अपन ने क्या करी है भैया? जानवर की खाल चढ़ाई है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क केवल इतना सा है, चंग गोल होता है और ये आपके कैसा होता है? अष्टभुजाकार। समझ गए बात को? ये आपके अष्टभुजाकार होता है। समझे या नहीं समझे बता दो? अरे समझे या नहीं समझे? ये ध्यान रख लेना। अब आ जाओ आप कौन सा? तासा। तासा में भी सुनना, ये जो तासा आप इधर देख रहे हो ना, ये तासा आपके क्या है? लोहे की परात। ये क्या है? लोहे की, अरे परात जो जानते हो ना, परात, परात तो जानते हो ना? लोहे की परात के ऊपर क्या कर दिया भैया? जानवर की खाल। लोहे की परात पर क्या कर दिया? जानवर की खाल चढ़ा दी। नीचे क्या रखी हुई है? डंडियां। नीचे क्या रखी हुई है? अब इन डंडियों के माध्यम से बजाया जाएगा। अरे भाई साहब, अगर ये मिट्टी की होती तो क्या हो जाता? कुंडी। मिट्टी की होती तो क्या हो जाता? और ये लोहे की है तो क्या है? ये ध्यान रखना, यही तो अंतर समझ में आने चाहिए ना। तो भैया यहाँ पर सीधी सी बात है कि लोहे की क्या ले ली? परात ले ली। और लोहे की परात पर हमने क्या किया? लोहे की परात पर और जानवर की खाल चढ़ा दी। तो लोहे की परात पर जानवर की खाल चढ़ाकर, लोहे की परात पर जानवर की खाल चढ़ाकर बनाया गया वाद्य यंत्र, बनाया गया वाद्य यंत्र जिसे किसके माध्यम से बजाते हैं? जिसे डंडियों से बजाया जाता है। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, जिसे डंडियों से बजाया जाता है। और आप सब ने ये वाद्य यंत्र देखा है भैया, सब ने देखा है। ज्यादा नहीं ना तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना, शादी ब्याह में बारात निकलती है ना, तो उनके पास बैंड बाजो और पास में होता ही है। ये ध्यान रखना, वो गले में टाक करके यहाँ बजाते हैं ना, तगड़ 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 है, वही ये आपके क्या होता है भैया? यही आपके तासा होता है। और अगर आपके आसपास के क्षेत्र में मुस्लिम कम्युनिटी है तो ये ध्यान रख लेना, मुहर्रम के अवसर पर, बोलो कब? अरे मुहर्रम आता है ना, मुहर्रम, तो ये ध्यान रख लेना, मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समुदाय द्वारा, मुहर्रम के अवसर पर कौन से समुदाय के द्वारा? तो ये ध्यान रखना, मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समुदाय द्वारा क्या करते हैं भैया? ताजिया निकालते हैं।
ताजिया पता है क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम अपन, जैसे अपन निकालते हैं डोल यात्रा, अपन निकालते हैं ना जल जूलनी एकादशी पर ठाकुर जी की डोल यात्रा, कि ठाकुर जी को क्या करते हैं अपन, एक मंदिर में बिठा करके और फिर भैया उनको गांव में घुमाकर तालाब पर स्नान के लिए लेकर के जाते हैं। तो अपन तो निकालते हैं भैया क्या, डोल यात्रा। और ये जो आपके मुस्लिम धर्म में निकालते हैं ताजिया। हालांकि ताजिया शोक का सूचक है। वो क्या होता है? वो शोक। आपने कभी नाम सुना होगा मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब के एक नवासे थे। नवासे जानते हो? नवासे मतलब कि कौन होता है? पुत्री का पुत्र, मतलब कि एक तरह से अपने नाना जी अपने क्या बोलेंगे? नवासा। भाई मैं मेरे नाना जी का क्या हूं भैया? नवासा। तो ये ध्यान रखना कि जो नवासे थे मोहम्मद साहब के, जिनका नाम था मोहम्मद हुसैन, वो मोहम्मद हुसैन इराक के अंदर एक मैदान पड़ता है, करबला का मैदान। और उस करबला के मैदान के अंदर, और ध्यान रखना, लड़ते लड़ते शहादत को प्राप्त कर गए थे। और जब लड़ते लड़ते शहादत को प्राप्त कर गए थे, ध्यान रखना, तो उनकी स्मृति में क्या निकाला गया? ताजिया। तो उनकी स्मृति में ताजिया निकालते हैं। तो वो ताजियों पे ताजिया ले जाते हैं और उनको कब्रिस्तान में ले जाया जाता है फिर फाइनली। तो ये ध्यान रखना, मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समुदाय द्वारा ताजिया निकालते समय क्या बजाएंगे भैया? तो ताजिया निकालते समय ताशा बजाते हैं। बोलो क्या बजाते हैं भैया? तो ये ध्यान रखना, ताजिया निकालते समय ताशा बजाते हैं। एक बात तो ये पता होनी चाहिए। अब दूसरी बात, ताशे के साथ में क्या बजाते हैं? ताशा के साथ झांझ बजाई जाती है। बोलो क्या बजाएंगे? तो एक तरफ तो ताशा बजता है, एक तरफ क्या बजती है भैया? झांझ बजाते हैं। तो ये ध्यान रखना, ताशा के साथ झांझ बजाई जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ताशा के साथ क्या बजाते हैं? झांझ बजाई जाती है। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? ये याद हो गया। फिर देखो एक इतिहास की बात, मेवाड़ की सेना में भी ताशा बजता था। बोले गुरुजी मेवाड़ की सेना में ताशा? ये तो मुस्लिम कम्युनिटी का वाद्य यंत्र है। बिल्कुल साहब, मेवाड़ की सेना ने अपने सैनिक वाद्यंत्रों में, अपने सैन्य वाद्यंत्रों में ताशे को शामिल किया था। पता है कब? जब महाराणा सांगा ने बयाना पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो महाराणा सांगा ने बयाना का युद्ध जीत करके, बाबर को हरा करके, उस ताशे को अपने सैन्य वाद्यंत्रों में शामिल कर लिया। सैन्य वाद्यंत्र समझते हैं ना, जो सेना के वाद्यंत्र है वो, उसमें शामिल कर लिया। तो ये भी एक चीज आप लोग याद रख लेना, ठीक है ना। कौन से युद्ध की बात कर रहा हूं? बयाना, बयाना के युद्ध। और बयाना का युद्ध हुआ था आपके कब? 1527। बोलो कब हुआ था? तो बयाना के युद्ध में किसको पराजित करके? बाबर। ध्यान रखना, बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करके, बाबर को पराजित करके सांगा ने, जो महाराणा सांगा है, अभी वैसे ही ध्यान रखना सांगा के क्वेश्चन पूछने के चांस ज्यादा हैं, ट्रेंडिंग में मैटर चल रहा है इनका। तो महाराणा सांगा ने अपने सैन्य वाद्यंत्रों में, मतलब कि जो सेना जो वाद्यंत्र बजाती है, अपने सैन्य वाद्यंत्रों में किसको शामिल किया? सैन्य वाद्यंत्रों में ताशा को शामिल किया। ये इतिहास का प्रश्न है, ध्यान रखना, ताशा को शामिल किया। समझ गए क्या मेरी बात को? अरे बोलो इसमें कोई दिक्कत? तो ये चीज आप लोग जरूर याद रख लेना। तो ये अपने अवनद वाद्यंत्र जो भी थे वो यहां पर क्या हुए भैया? समाप्त। ये पूरा समझ में आ गया? अरे कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए फटाफट से दोनों को नोट कर दीजिए। क्या चंग या ढबके? अच्छा वो भी लिख नहीं लिखा क्या अभी? अच्छा हाँ, ये भी लिख लो।
लिख लिया? कहाँ गया वो? तूने लिख लिया क्या? पक्का? आगे बढ़ूं? चलिए ये नोट कर दीजिए। लिख लिया? तो ये ध्यान रखना, ये कौन से वाद्य यंत्र हो गए अपने? अवनद वाद्य यंत्र हो गए। दो तीन नोट लगवा करके लिखवा देता हूं, कुछ एक दो चीजें लास्ट में लिख लो। नोट नंबर 1, गड़गड़ाती वाद्य यंत्र का प्रचलन कौन से क्षेत्र में है? गड़गड़ाती वाद्य यंत्र का प्रचलन
कौन से क्षेत्र में है? गड़गड़ाती वाद्यंत्र का प्रचलन कौन से क्षेत्र में है? आंसर लिख दीजिए। हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र। दूसरा लिखो, कमर वाद्य यंत्र, कमर वाद्य यंत्र का प्रमुख क्षेत्र। कमर वाद्य यंत्र का प्रमुख क्षेत्र। आंसर लिख दो, अलवर भरतपुर। अलवर भरतपुर। फिर लिखो, मंदिरों एवं दुर्गों में बजाए जाने वाला मंदिरों एवं दुर्गों में बजाए जाने वाला अवनद्द वाद्य यंत्र। मंदिरों एवं दुर्गों में बजाया जाने वाला अवनद्द वाद्य यंत्र। आंसर लिख दीजिए, धोसा। आंसर लिख दीजिएगा, धोसा। ये तीन बातें भी याद रख लेना, मान लो पूछ ले तो बाकी जो एक्सप्लेन किए उनको तो याद रखना ही रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपने पास में कौन सा वाद्य यंत्र आ जाएगा? घन। आपके जितने भी देख रहे हैं ये सब घन वाद्य यंत्र है। ये सब क्या है भैया आपके? ये जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सब घन वाद्य यंत्र हैं। आई बात समझ में? सब आपके किसके बने हुए हैं भैया? धातु के। आप देख लो, ये जितने भी वाद्य यंत्र देख रहे हैं ना, सब क्या है? धातु के बने। आप एक बार चित्र देख के बताओ, ये क्या है? मंजीरा। ये क्या है? झांझ। मंजीरे का बड़ा रूप क्या हो जाएगा? झांझ। ये क्या है? खड़ताल। ये क्या है? करताल। ये क्या है? थाली। ये क्या हो जाएगा? थाली। ये क्या है? घुंघरू। ये क्या है? ये क्या है? पुजारी घंटी बजाता है, मंदिर में ऊपर घंटा टका हुआ रहता है। ये क्या है? झालर। बोलो क्या है भैया? ये क्या है? चिमटा। ये क्या है? लेजिम। लेजिम बोलते हैं इसको। क्या? अच्छा, किस किसने देखा ये आज से पहले? स्कूलों में कभी देखा होगा आपने, ध्यान रखना, स्कूलों में काम में लेते थे लेजिम। और ये क्या है? हाँ, ये क्या है? रमझोल। क्या होती है ये? अरे भैया, ये घुंघरू होते हैं और ये क्या होती है? रमझोल होती है। दोनों में फर्क है। तो आ जाओ सबसे पहले। अब ये इतने सारे वाद्य यंत्र जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनका कम से कम अपने को ये तो पता होना चाहिए ना, ट्रिक याद हो तो काम हो जाएगा। आखिरी ट्रिक आ रही है। सबसे पहले रावण गुजरी चिड़ू जब तक साईं के रब का सुर दो। दूसरी क्या थी? बाबू बाबा ने मोना व सीता से कहा कि अब तुम बीन बजाओ। फिर क्या थी भैया? डैड डीग में डॉन मामा को ताश में घेरा, कम पड़ा देख दोनों ने कुंडी चढ़ा दी। कोई टिपिकल भी नहीं है, ध्यान रखना। अब इधर देखो, दो भजन करने वाले दोस्त हैं। अब साहब एक दोस्त कहीं घूमने निकल गया होगा, तो दूसरा उससे वाद्य यंत्र लेने गया था कि एक तो घुंघरू चाहिए एक मंजीरा। तो दोस्त मिला नहीं, फोन पे फोन करे, फोन उठाया नहीं। बाद में वो फोन करके पूछता है, बोले हाँ श्री, हाँ श्री, ध्यान रखना क्या है? हाँ श्री। बोले यार तूने फोन किया था? बोले यार मैं यार वो वाद्य यंत्र लेने आया था, ठीक है ना। बोले यार सॉरी यार, मैं कोई इनका दोस्त था टीका, तो उसका घर भर रहा था। बोले हाँ श्री, मैं टीका का घर, ध्यान रखना, हाँ श्री मैं टीका का घर भर रहा था। हाँ श्री मैं टीका का घर भर रहा था, ध्यान रख लेना। वो फोन अपन बोलते हैं ना यार मैं थोड़ा सा क्लास में यार पढ़ा रहा था इसलिए तेरा फोन नहीं उठा पाया, तो वही चीज है। हाँ श्री मैं टीका का घर भर रहा था। तू कैसे आया था बता? बोले मैं घुंघरू और झांझ लेने आया था। तो एक काम करता, तू घर पे जाके आवाज लगा देता, घर पे जाके मतलब चीख देता, चिल्ला देता, कोई भी तेरे को दे जाता। तो ये ध्यान रखना। तो उसने कहा कि तू एक काम कर, तू घुंघरू एवं झांझ, तू घुंघरू एवं झांझ चीख कर ले जा, तू घुंघरू एवं झांझ चीख कर ले जा, ध्यान रख लेना, चीख कर ले जा। तो ये अपने को पता होना चाहिए, ती घुंघरू और झांझ चीख कर ले जा। समझ गए मेरी बात को? तो कितनी आसान बात है, बताओ क्या कह रहा है? बोले हाँ श्री, बोले यार मैं ना टीका का घर भर रहा था।
कैसे आया था? बोले घुंघरू और जान लेने आया था, तू घुंघरू और जान चीख कर ले जा। आई बात समझ में? बोलो क्या है? हाँ श्री, मैं टीका का घर भर रहा था, तू घुंघरू और झांझ चीख कर ले जा। वापस बोलो क्या? हाँ श्री, मैं टीका का घर भर रहा था, तू घुंघरू और झांझ चीख कर ले जा। अब ये तो मैंने तो चलो इजी कर दिया, बाकी प्रैक्टिस तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? अब देखो इधर, हाँ, हाँ से क्या बनेगा? हाकल। हाँ से क्या बनेगा? हाकल। डूंगरपुर बांसवाड़ा भील बजाते हैं, ध्यान रखना हाकल। लेकिन सुन लो, यहीं पर एक बेसिक बात बता देता हूं, ये हाकल है भैया। क्या लिखा हुआ है भैया? ये हाकल लिखा हुआ है, लेकिन अगर अपने से पेपर में वो चेंज करेगा, वो पेपर में फंसा देगा, और तुम तो पक्का ही उसके अंदर शहीद हो जाओगे। ध्यान रखना, वो लिख कर देगा हाकर। वो क्या लिखकर क्या हो जाएगा? हाकर। एक अक्षर ने क्या बदला? मामला ही बदल गया भैया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए यहां तो। हाकल, हाकल तो क्या है भैया? घन वाद्य यंत्र, और हाकर देते ही भाई साहब गले का आभूषण हो गया। क्या हो जाएगा? गले का आभूषण हो गया भैया। समझ में आ गई बात? तो यही तो फर्क पड़ता है कल्चर के अंदर, एक अक्षर क्या बदला, मामले बदल जाते हैं। समझ गए? तो ये चीज ध्यान रख लेना। श्री, श्री से श्रीमंडल। अरे श्री से क्या बनेगा? तो श्री से बन जाएगा गुरुजी श्रीमंडल। बोलो क्या बनेगा? अरे मैं से तो बता दो, मंजीरा। बोलो क्या बनेगा? मंजीरा। टीका से टिकोरी। बोलो क्या बनेगा? अरे टीका से टिकोरी बनेगा। का से कागरच। बोलो क्या बनेगा? वैसे इसको कारगच बोलते हैं, ध्यान रखना, कुछ किताबों में लिखा हुआ है कागरच। आई बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे प्रॉपर इसको क्या बोलेंगे पता है? कारगच बोलते हैं। घर से क्या बनेगा? देखो इसमें भी दो चीजें हैं। घे से क्या बनाओगे? घंटी बना सकते हो या फिर घंटा बना सकते हो, ये ध्यान रख लेना। रे से रमझोल। आई बात समझ में? रे से क्या हो जाएगा? रमझोल, ध्यान रखना। और भर से भरनी, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। अरे भर से क्या बनेगा? भरनी। और ये ध्यान रखना, राह को क्या कर देना? साइलेंट कर देना, और था से बना देना थाली। बोलो था से क्या बनाओगे रे? थाली बना देना। फिर आ जाओ तू, तू हमेशा साइलेंट ही रहेगा। घुंघरू। आई बात समझ में? घुंघरू से क्या बनेगा? घुंघरू। झांझ, झांझ। बोलो झांझ से क्या बनेगा? झांझ। ची से चीमटा। पहले तो इसका नाम लिख रहा हूं, चीपिया। क्या बोलते हैं इसको? और चीपिया बेसिकली चीमटा होता है, जो अभी आपने पिछले और उसमें देखा भी है। खड़ताल। बोलो क्या बनेगा? खड़ताल। तो ये हो गया करताल। एक खड़ताल तो दूसरा करताल। अभी अभी बताया था लेजिम। बोलो क्या हो जाएगा? लेजिम। और जा से झालर। बोलो क्या हो जाएगा? झालर। मारवाड़ में तो हमारे ध्यान रखना एक तरीके से गाली होती है झालर, हो बावड़ी झालर, ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो मारवाड़ में तो क्या बोलते हैं? गाली होती है भैया, हो बावड़ी झालर। वैसे झालर क्या होती है भैया? अपने वाद्य यंत्र होता है। तो ये पूरा समझ में आ गया क्या? तो बोलो क्या ट्रिक है? हाँ श्री, मैं टीका का घर भर रहा था, तो घुंघरू और जान चीख कर ले जा। तो बताओ, हाँ से हाकल, और श्री से श्रीमंडल, मैं से मंजीरा, टीका से टिकोरी, का से कारगज, गे से घंटी, रे से रमझोल, भर से भरनी, था से थाली, घुंघरू से घुंघरू, झांझ से झांझ, ची से चीपिया चिमटा, खे से खड़ताल, कर से करताल, ले से लेजिम, जा से झालर। समझ गए क्या? कोई दिक्कत? फटाफट से नोट कर दीजिए। एक इसमें घे से घुरालियो भी कर देना है ना, घे से एक आपके और लिख देना घुरालियो। पहले सुसिर में इसको ज्यादा मानते हैं वैसे,
लेकिन ध्यान रखना अभी वर्तमान में जितनी भी चीजें इसको काम मानकर चल रही हैं ये आपके घन वाद्य यंत्र में ज्यादा काउंट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको यहां पर ये बता रहा हूं भैया। अभी तक एग्जाम में तो खैर आया नहीं है ये, आ जाए तो आप ये जो बता रहा हूं ये कर देना भले ही, फिर अपन लड़ लेंगे वो तो। लिख लिए? चलिए तो शुरुआत करते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं क्या, मंजीरा। हेडिंग लगा दीजिए मंजीरा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, हेडिंग लगा दीजिए आप लोग मंजीरा। साफ साफ नजर आ रहा है मुझे, नोट करते जाना साथ की साथ, क्योंकि इनमें ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है। नाम जो याद रख, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं अपने आप ही बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले देखो किसका बना हुआ है, या तो कांसे का या फिर पीतल का, दो ही चीज होंगी इनके अंदर, ठीक है ना। तो लिखो कांसे या पीतल से निर्मित, कांसे या पीतल से निर्मित। कांसे या पीतल से निर्मित, मंजीरा में लिखना आप लोग, कांसे या पीतल से निर्मित। दूसरे नंबर पर लिखो इसके बारे में, युगल रूप में बजाया जाता है। एक या दो, दो होते हैं ध्यान रखना, युगल रूप में बजाया जाता है, युगल रूप में बजाया जाता है। किस लोक देवता के, रामदेव जी के, बताया था। कौन सा नृत्य करते समय, वेरी गुड। जिन्होंने नृत्य नहीं पढ़े वो कोई दिमाग ज्यादा मत लगाना भैया, जब आएगा तब बता दूंगा। तो रामदेव जी के 13 ताली नृत्य में किसके साथ बजाते हैं, तंदूरा। 13 ताली नृत्य में तंदूरा के साथ बजाया जाता है। बजाया जाता है। कहां पर सबसे ज्यादा फेमस है,
डूंगरपुर, डूंगरपुर में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डूंगरपुर में सर्वाधिक प्रसिद्ध। लो साहब, प्रसिद्ध कलाकार, इसको भी बजाने में एक्सपर्ट रही है कौन? मांगी बाई, क्योंकि उन्हीं ने तेरा ताली नृत्य किया ना, तो मांगी बाई फ्रॉम पाली, वो फेमस है इसकी। मुख्यतः किसके साथ ज्यादा बजता है? ढोलक के साथ सर्वाधिक वादन होता है। चाहे स्कूलों में उठा लो, चाहे अपने भजन वगैरह होते हैं ना, तब भी ढोलक के साथ क्या बजता है भैया? मंजीरा बजता है। नोट कर दीजिए। कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं है इसमें, ये सब बातें देखो, 1 2 3 ध्यान रखना, और ये 4, ये 4 तो हम जानते हैं। नई बात मैंने कितनी बताई है? 2। पुरानी चीजों से कनेक्ट करके चलोगे ना, तो भैया नई बात तो केवल 2 ही बताई है, और ये भी बता रखा है, ये भी छोड़ो ना मांगी भाई। तो बचा क्या? डूंगरपुर, बस इतना सा याद करना है। अब इधर आ जाओ आप लोग, ये सारा भी बता रखा है। लिखो, मंजीरे का बड़ा रूप, मंजीरे का बड़ा रूप। तभी तो मैंने कहा था आपको कि नृत्य अगर पढ़ लिया तो वाद्य यंत्र वैसे ही क्लियर हो जाते हैं ज्यादातर। मंजीरे का बड़ा रूप, बताओ देखे कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी में। कौन सा नृत्य करते समय? ध्यान रखना, शेखावाटी में एक नृत्य करते हैं, कच्ची घोड़ी। तो शेखावाटी में कच्ची घोड़ी नृत्य में वादन किया जाता है, नृत्य में वादन किया जाता है। अभी अभी बताया था कौन से धर्म में? मुस्लिम। क्या बजाते समय? मुस्लिम धर्म में ताशा के साथ वादन किया जाता है। मुस्लिम धर्म में ताशा के साथ भी तो बजाते हैं ना। तो लो साहब, ये क्या हो गया आपके? झांझ हो जाएगी, और ये भी युगल रूप में ही बजेगी ना। वो तो जहां मिलता जुलता रूप आ गया तो वो तो सेम उसकी वाली बातें आ जाएंगी। बताओ, दोनों में कोई दिक्कत? कुछ भी नहीं है इनके अंदर। हाँ, ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है, ये ध्यान रखना। ये जो आपके 13 कच्ची घोड़ी नृत्य से पूछा गया प्रश्न है, ये सेकंड ग्रेड में एक ही प्रश्न आया अब तक वाद्य यंत्र से, और वो यही आया है सेकंड ग्रेड में। तो समझ गए? आगे बढ़ते हैं। खड़ताल, अब इसमें धातु नहीं दिख रही, लेकिन वाद्य यंत्र किस में माना जाएगा? ये घन में ही माना जाएगा। इधर देखो खड़ताल के बारे में भी। खड़ताल क्या क्या होती है भैया? तो ये ध्यान रखना, लकड़ी की कितनी पट्टिकाएं? लकड़ी की 4 पट्टिकाएं। बोलो कितनी? तो लकड़ी की 4 पट्टिकाएं जो होती हैं, वो लकड़ी की 4 पट्टिकाओं से निर्मित वाद्य यंत्र। ये ध्यान रखना, 4 पट्टिकाओं वाला वाद्य यंत्र। नजर आ रहा है क्या आपको? ये ध्यान रखना, लकड़ी की कितनी पट्टिकाएं होती है भैया? 4 पट्टिकाएं होती हैं। इनसे आपके क्या बनता है? खड़ताल। एक हाथ में कितनी पट्टिकाएं होती है? 2। एक में कितनी होती है? 2। मारवाड़ वालों ने तो देखा होगा, ये एक हाथ में 2, और वो यूं बजती है, धमाधम धमाधम। आई बात समझ में? तो ये खड़ताल अपने, मैं यूं कह सकता हूं कि भैया जोरदार वाद्य यंत्र। तुम लोगों ने इसको ज्यादा देखा नहीं है, तो एक बार मैं वैसे बता देता हूं आपको। खड़ताल, ये खड़ताल, ये तो खैर करताल है, दोनों में फर्क है भैया। इसमें मैं देख लेता हूं एक बार अपने। करताल ये होना चाहिए, जहां तक यही है। 3 वाद्य यंत्र इसमें बजेंगे आपके। अब तो विराट कोहली की सफेद बाल आ गए, उसके तो इनसे काले हो नहीं रहे।
ये कौन सा है? पहचान गए तुम अब तो। ये कौन सा है? बपंग। ये खड़ताल। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ये अपने पास कौन सा वाद्य यंत्र आ गया भैया? खड़ताल। तो यही मैंने आपको बताया यहाँ पर। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये बनता है भैया कि हमारे राजस्थान में खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं भैया? सद्दीक खां मांगणियार। बोलो कौन हो जाएंगे? तो सद्दीक खां मांगणियार को, अब तो इनकी मृत्यु हो गई है भैया, ध्यान रख लेना। सद्दीक खां मांगणियार जो हैं इनको बोलते हैं आपके खड़ताल का जादूगर। समझ में आ गई बात यहाँ पर? ये जरूर याद रख लेना। और इसके अलावा एक अन्य कलाकार और हैं, ये जो खड़ताल है इसके एक कलाकार और बता देता हूं मैं आपको। तो उनका नाम है आपके गाजी खान बरना। ध्यान रखना, गाजी खान याद रख लो आप तो। और ये गाजी खान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको 2018 में और आपके राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। तो ये जरूर याद रखना, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। मतलब इस चीज को देख करके मेरे दिमाग में एक बात आती है भैया कि ये वाद्य यंत्र 100% कहां बजता होगा भैया? बाड़मेर एवं जैसलमेर। बाड़मेर एवं जैसलमेर में ये वाद्य यंत्र आपके बजाया जाता होगा, ये ध्यान रख लेना। और बाड़मेर एवं जैसलमेर में कौन सी जाति आपको नजर आ रही है? मांगणियार। बाड़मेर एवं जैसलमेर में मांगणियार जाति द्वारा इसका क्या किया जाता है भैया? तो मांगणियार जाति द्वारा और इसका वादन किया जाता है। याद रख लेना आप लोग अच्छे से। और एक बात यहां पर जो आप लोग अच्छे से याद रखना, हमारे एक संस्थान है सद्दीक खां मांगणियार, ध्यान से सुनना, सद्दीक खां मांगणियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद। लोक कला एवं अनुसंधान परिषद कल को अपने से पूछे कि सद्दीक खां मांगणियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद कहां पर स्थित है भैया? तो ये जरूर याद रखना, जयपुर। और इसकी स्थापना हुई थी 2002। बोलो कब हुई थी भैया? 2002 में आपके इसकी स्थापना की गई थी। समझ में आ गई बात यहाँ पर? ये जरूर याद रखना भैया, सद्दीक खां के नाम से एक संस्था खोली गई है, वो आपके सद्दीक खां मांगणियार। और आपके संस्थान यूं मान लो सीधे सीधे 2002 में जयपुर में स्थापित किया गया। फटाफट से नोट कीजिएगा। करताल दूसरा क्या है भैया? करताल। अब इसकी आकृति ध्यान रखना, इसकी आकृति मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसकी आकृति किसके समान होती है? अंग्रेजी के बी अक्षर के समान। बोलो किसके समान होती है? अंग्रेजी के बी अक्षर के समान इसकी आकृति होती है। ये बात अच्छे से याद रख लेना कि अंग्रेजी के बी अक्षर के समान आकृति होती है। और ये आपके कहां पर बजाया जाएगा? पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय है। बोलो कहां पर? पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय है। और आपको मैंने एक चीज बताई थी, एक चित्र भी दिखाया था नारद मुनि का। मतलब कि एक चीज ध्यान रखना, इसको किसके साथ बजाया जाएगा? ये आपके इकतारे के साथ बजाया जाएगा। ये जरूर याद रख लेना, ये आपके इकतारे के साथ इसका क्या होता है भैया?
एक तारे के साथ वादन होता है, मतलब कि इसको अगर बात करें तो वर्तमान में साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र है। कौन बजाते हैं इसको? तो वर्तमान में साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं इसमें भी, साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र, नोट कर दीजिए। ये इधर खड़ताल में आपके पास स्पेस होना तो एक लाइन और लिखना है। यहाँ पर खड़ताल में एक चीज आती है कि ये विदेशी वाद्य यंत्र कॉस्टनेट के समान है। खड़ताल में एक चीज और लिख देना, विदेशी वाद्य यंत्र कॉस्टनेट, कॉस्टनेट के समान। विदेशी वाद्य यंत्र कॉस्टनेट के समान, खड़ताल में लिखना ये बात, विदेशी वाद्य यंत्र कॉस्टनेट के समान। आगे बढ़े। लो साहब, थाली लिखो। थाली के बारे में, कब बसती है घर में थाली? पुत्र के जन्म पर। तो लिखो, लिखो पुत्र के जन्म पर, पुत्र के जन्म पर कासे की, पुत्र के जन्म पर कासे की थाली बजाई जाती है। पुत्र के जन्म पर कासे की थाली बजाई जाती है। पुत्र के जन्म पर कासे की थाली बजाई जाती है। और यहीं पर नोट लगा के लिख देना, पुत्री के जन्म पर सूप, सूप जानते हो? छाजला, वो अपने खेतों में गेहूं वगैरह वो नहीं करते, तो ध्यान रखना, सूप या छाजड़ा। पुत्री के जन्म पर सूप या छाजड़ा बजाया जाता है, बजाया जाता है। बताओ, राजस्थान का वह दुर्ग जिसकी आकृति सूप या छाजले के समान है? दौसा दुर्ग। कौन सा? याद रखना, दौसा के दुर्ग की आकृति सूप या छाजले के समान है, ठीक है ना। और अगर नृत्यों में बात करूं तो बताना कौन सा? गैर। बोलो कौन सा नृत्य? गैर नृत्य और चरी। ध्यान रखना, गैर नृत्य एवं चरी नृत्य में वादन, गैर और चरी नृत्य में भी थाली बजाई जाती है। हाँ जी, हाँ, कच्ची घोड़ी में भी बजा सकते हो, लिख सकते हो यहां पर, ठीक है ना। गैर नृत्य, चरी नृत्य एवं कच्ची घोड़ी नृत्य में। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था भरनी, अगर इस मटके के ऊपर जानवर की खाल चढ़ा दूं तब तो क्या बनेगा? बोलो क्या बन जाएगा? माट बनेगा। और ये ध्यान रखना, अगर इसके ऊपर और मैं थाली रख दूं तो कासे की, ध्यान रखना, इसके ऊपर अगर कासे की थाली रख दूं तो फिर क्या बन जाएगा भैया? तो इसके ऊपर अगर कासे की थाली रख दूं तो ये क्या बन गया आपके? भरनी। आई बात समझ में? तो यही चीज अपने को याद होनी चाहिए। और किसके बजेगा? बाबूजी के, बाबूजी के, सॉरी नहीं, मार तो बजेगा बाबूजी के और ये बजेगा तेजा जी के। तो लिखो, मिट्टी के मटके पर, ये सब वापस आएंगे लोक देवताओं में, मिट्टी के मटके पर कासे की थाली रखकर डंडियों से, डंडियों से बजाया जाता है, डंडियों से बजाया जाता है।
नीचे लिखो, मुख्यतः तेजाजी के भक्तों द्वारा वादन, मुख्यतः तेजाजी के भक्तों द्वारा वादन, मुख्यतः तेजाजी के भक्तों द्वारा वादन, मुख्यतः तेजाजी के भक्तों द्वारा वादन। तो इसमें मेन तेजाजी याद रख लेना, रमझोल, और रमझोल के नीचे क्या है, घुंघरू, ध्यान रख लेना। दोनों ही कब बजते हैं भैया, दोनों ही आपके नृत्य में बजेंगे। आई बात समझ में? तो ये जरूर याद रखना, रमझोल ले लो चाहे आप घुंघरू ले लो, दोनों का ही वादन किस में होता है भैया, नृत्य में वादन होता है। बोलो किस में वादन होगा, तो ये ध्यान रखना, नृत्य में वादन होता है। और रमझोल को एक नाम और दे रहे हैं भैया, घुंघरू माला। बोलो क्या बोलेंगे, तो इसको एक नाम और देते हैं और वो एक नाम हो जाएगा आपके घुंघरू माला। ये तो बेसिक घुंघरू हो गया। हमने क्या किया, कभी कभार आप देखना किसी नृत्य में यहां से लेकर यहां तक घुंघरू बांधने पड़ते हैं, तो हम एक कपड़े के ऊपर क्या करते हैं भैया, घुंघरुओं को लगा करके और आपके क्या बना देते हैं, घुंघरू माला बना देते हैं। मतलब कि मैं लिखूंगा कपड़े या चमड़े पर, कपड़े या चमड़े पर, और क्या कर देंगे भैया, घुंघरू लगाकर, लगाकर बनाया गया वाद्य यंत्र, लगाकर बनाया गया वाद्य यंत्र आपके क्या हो जाएगा, वो रमझोल हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना, बनाया गया वाद्य यंत्र आपके क्या हो जाएगा, रमझोल हो जाएगा। और इसे आपके घोड़े के पैरों में भी बांधा जाता है, ये ध्यान रखना, घोड़े के पैरों में भी बांधते हैं, बिल्कुल ऊंट के भी बांधते हैं, घोड़े के पैरों में भी बांधा जाता है, ये आप लोग ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? चलिए साहब, तो इधर देखो, यहां पर घोड़े एवं ऊंट कर देना। और आप लोग कभी कभार देखेंगे गाय और भैंस के गले में भी बांधते हैं, गाय और भैंस के गले में भी आपके रमझोल बांधी जाती है, देखना कभी आप लोग। कुछ लोग तो वो घंटी लटका देते हैं, कुछ लोग ये बांधते हैं आपके, समझ गए, नोट कीजिए इसको भी। क्या इनमें क्या है, कोई विशेष बात होती नहीं है, तो वो पूछता भी नहीं है पेपर में, केवल यही पूछता है कि भाई कौन सी श्रेणी का वाद्य यंत्र है। हाँ, अब जैसे देखो ये है लेजिम, तो लेजिम ध्यान रखना आपके कहाँ बजाया जाता है भैया, सिरोही में, ठीक है ना। और सिरोही में कौन सी जनजाति, तो सिरोही में गरासिया जनजाति, ध्यान रखना, सिरोही में गरासिया जनजाति द्वारा गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा, गरासिया जनजाति में भी कौन बजाएगा, तो सिरोही में गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा बजाए जाने के कारण, बजाए जाने के कारण इसको क्या बोलते हैं भैया, बजाए जाने के कारण गरासिया लेजिम भी बोलते हैं, गरासिया लेजिम, इसी को बोलेंगे आपके गरासिया लेजिम भी कहते हैं, ये याद रखना। और अगर अपन देखें तो इसका प्रयोग वर्तमान में विद्यालयों में भी होता है, वर्तमान में शिक्षण संस्थानों में, वर्तमान में शिक्षण संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रयोग, लिख दीजिए दो बातें। हाँ जी, ये कैसे बजता है, ये जो आप ऊपर वाला डंडा देख रहे हो ना, ये तो ये भाग हो गया, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये यहां पर रहता है इसके, और फिर ये यहां से ये पूरा ये फर्क आता है इस पे। तो ये वाला भाग जो होता है ये जाकर इससे टकराता है और इसको लेकर के फिर वो यूं घुमा करके और नृत्य करते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो छोटा पार्ट है ना, ये नीचे लगा के यूं लगा के रखते हैं और फिर ये यूं नीचे जाता है, ठीक है ना, तब ये आपके बजाया जाता है। लिख लिए दोनों बातें।
चलिए साहब, घुरालियो, घुरालियों में लिखना, इसे बांस का बाजा, इसे बांस का बाजा या घोड़ियों भी कहा जाता है। बांस का बाजा या घोड़ियों भी कहा जाता है। और नीचे लिखना, कालबेलिया एवं आदिवासी जातियों का वाद्य यंत्र, कालबेलिया एवं आदिवासी जातियों का वाद्य यंत्र, कालबेलिया एवं आदिवासी जातियों का वाद्य यंत्र। कालबेलिया एवं आदिवासी जातियों का वाद्य यंत्र, ये प्रश्न आया था, ध्यान रखना, असिस्टेंट स्टैटिक ऑफिसर में 2020 में ये पूछा था। देखो आप लोग कहां से प्रश्न पूछ लिया, कई बात समझ में, इसलिए छोटी बातें याद रखनी पड़ती हैं। कागरच, या इसको यूं भी लिखा हुआ मिल सकता है, कागरच। हाँ जी, एक ही लाइन याद रखनी है भैया। एक तो इसकी आकृति किसके समान होती है, ब्रुश, जैसे अपने ब्रुश होती है ना, तो ब्रुश के समान इसकी आकृति होती है। सबसे पहले लिखो ब्रुश के समान आकृति। और कौन से क्षेत्र में बजेगा भैया, वागड़। वागड़ क्षेत्र बोले तो आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा में भीलों द्वारा वादन, डूंगरपुर बांसवाड़ा में भीलों द्वारा वादन। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भीलों द्वारा वादन। भीलों द्वारा वादन। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन बजाएंगे इसको, भील बजाएंगे। चलो 2-4 बच रहे, खत्म ही कर देते हैं। लिखो श्रीमंडल, श्रीमंडल, इसे घंटी बाजा भी कहते हैं। श्रीमंडल में लिखना, इसे घंटी बाजा भी कहते हैं, इसे घंटी बाजा, हाँ जी, घंटी बाजा भी कहते हैं। नीचे लिखो, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों में राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों में प्राचीन वाद्य यंत्रों की श्रेणी में शामिल है प्राचीन वाद्य यंत्रों में शामिल है नीचे लिखो, वैवाहिक अवसरों पर बजाया जाता है वैवाहिक अवसरों पर बजाया जाता है वैवाहिक अवसरों पर बजाया जाता है। नीचे लिखना, झाड़ी के समान आकृति, झाड़ी के समान आकृति, झाड़ी के समान आकृति, मतलब अगर मैं बात करूं ना तो इसकी आकृति आप लोग देखो कैसी होती है। ये एक आपके क्या होता है भैया, लकड़ी का स्टैंड। ये क्या होगा आपके, तो ऐसा एक लकड़ी का स्टैंड होता है, ये ध्यान रख लेना। और इस लकड़ी के स्टैंड पर फिर आपके ध्यान रखना ऐसे, अगर अपन बात करें यहां पर
तो ऐसे आपके क्या लटके हुए होते हैं इसमें, ऐसे आपके ये धातु की टंकार बोलते हैं इन्हें, टंकार, ऐसे ये लटके हुए होते हैं, ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? तो जो ऐसे लटके हुए होते हैं तो इन्हें डंडियों के माध्यम से बजाते हैं। किसके माध्यम से बजाते हैं? ये ऐसे टंकार लटके हुए होते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। मतलब अगर बेसिक बात करूं यहां पर, तो लकड़ी का ये क्या हो गया आपके, तो ये आपके लकड़ी का स्टैंड हो जाएगा, और इस पर ये ध्यान रखना आपके लोहे के क्या लटके हुए होंगे, लोहे के टंकारे बोल सकते हैं अपन इन्हें, ये लोहे के टंकारे होते हैं। और इन्हें किसके माध्यम से बजाएंगे भैया? दो डंडियों के माध्यम से इन्हें बजाया जाएगा। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, तो दो डंडियों के माध्यम से वादन किया जाता है, दो डंडियों के माध्यम से वादन। चीपिया का दूसरा नाम बोलो, क्या बताया था? बोलो क्या हो जाएगा? चिमटा। वर्तमान में कौन बजाते हैं चिमटा? अरे वर्तमान में कौन बजाते हैं? बस, तो ये ध्यान रखना, घर की बात नहीं कर रहा हूं। लिखो साधु सन्यासी, पहले तो लिख दो अन्य नाम चिमटा, और फिर लिख दो साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र, साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र, साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र। चलो साहब, इनके बारे में कोई डेफिनेशन नहीं है, सीधे लिखो मंदिरों में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, मंदिरों में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, मंदिरों में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। डैश लगा के लिखो झालर, घंटी ऑब्लिक टिकोरी, घंटी को ही क्या बोलते हैं वैसे? टिकोरी। वीर घंटा ऑब्लिक घड़ियाल, वीर घंटा ऑब्लिक घड़ियाल। ये जो नीचे आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? वीर घंटा ऑब्लिक घड़ियाल। ये जितने भी आप यहां पर देख रहे हैं, ये तीनों वाद्य यंत्र कहां बजेंगे भैया? मंदिरों में बजाए जाते हैं। इन तीनों का मंदिरों में वादन होता है, मंदिरों में वादन। और एक लास्ट बात बता देता हूं, हाकल बच गया ना, हाकल, तो लिखो भोपों द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, भोपों द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भोपों द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए डैश लगा के लिख दो क्या बजेगा भैया? हाकल। बोलो क्या बजेगा? हाकल। भोपों द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हाकल बजाया जाएगा। हो गए तो सारे, है ना? चलिए एक लिखो राजस्थान, अलग से लिखना, राजस्थान में लोक वाद्य यंत्रों का संग्रहालय, लास्ट में अलग से लिख दो। राजस्थान में लोक वाद्यंत्रों का संग्रहालय, बता सकते हैं? राजस्थान में लोक वाद्यंत्रों का संग्रहालय कहां पर है भैया? तो आंसर लिख दो जोधपुर। एक जोधपुर में है, एक शिल्पग्राम उदयपुर में भी है, शिल्पग्राम उदयपुर में भी है, और एक अल्बर्ट हॉल जयपुर में भी है। तीनों में से एक पूछे तो पहले प्रायोरिटी पर क्या जाएगा? जोधपुर, अल्बर्ट हॉल जयपुर।
राजस्थान में लोक वाद्य यंत्रों का संग्रहालय। नीचे लिखो, वैसे तो मैंने बता दिया था, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, बोलो कहां है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, बोलो कहां पर है भैया? चलो साहब, अगर संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है तो राजस्थान संगीत संस्थान कहां है? हाँ, ये याद रखना, राजस्थान संगीत संस्थान। तो दोनों के बारे में याद रखना, ये तो जोधपुर में हो जाएगी, और जो जोधपुर में उसकी स्थापना तो कब हुई थी? 1957। और ध्यान रखना ये जयपुर में है इसकी 1950। संगीत संस्थान जयपुर में 1950 में स्थापना हुई थी, और जो आपके जोधपुर में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है उसकी स्थापना 1957 में हुई थी। एक पेपर में आया हुआ प्रश्न, पंडित शिव कुमार का संबंध किस वाद्यंत्र से है? बता सकते हैं? संतूर। याद रखना, संतूर भी एक वाद्यंत्र होता है, संतूर वाद्यंत्र। और ये जो संतूर वाद्यंत्र है ये आपके कौन सी श्रेणी का है? तत्। तो याद रख लेना, पंडित शिव कुमार का संबंध संतूर वाद्यंत्र से है। पंडित शिव कुमार का संबंध कौन से वाद्यंत्र से हो जाएगा? संतूर। तो ये लास्ट में छोटे छोटे प्रश्न जो मुझे लगता है कि पूछ सकता है, ये मैंने आपको बता दिए, और इसी के साथ में अपने क्या कंप्लीट होता है भैया? वाद्यंत्र का टॉपिक समाप्त हो जाता है। ठीक है भैया, चलिए साहब आगे बात करेंगे फिर अपन। तुरंत ही भेज देना, ऐसा करना है ना, फिर मैं नहीं ले रहा हूं, है ना। चलिए साहब, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।